हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस के रीजनिंग के तीसरे क्लास को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास कर रखा है। एक क्लास में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, तो दो क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर रखा है। आज प्रश्न संख्या 41 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पर हिंदी वर्जन है। जिस भाषा में आप अच्छा तालमेल बैठा सकते हो उसके साथ आप प्रश्नों को देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रश्न संख्या 41 दिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की उम्र क्या है? देखिए यही प्रश्न इंग्लिश में, अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। द सम ऑफ द फादर्स एंड मदर्स इज 51 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? देखिए यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो फादर है और जो सन है, इनके एज का जो रेशियो है ये 9:1 पड़ेगा। तो फादर और सन, अगर इनके एज का रेशियो देखेंगे तो 9:1, मतलब अगर यहाँ पर पिता की एज 9 मानी जाए तो सन 1 होगा। ठीक इसी तरीके से देखिए मदर के साथ अगर सन का रिलेशन देखेंगे तो 8:1 मिलेगा, तो मदर यहाँ पर हो जाएगी 8। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर फादर और मदर दोनों की एज को उठाया जाए एक साथ तो आपको मिलेगा 9 और 8 17। 17 की वैल्यू प्रश्न में 51 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, है ना। और सन की एज कितनी है? 1 है, तो इस तरीके से सन को अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा। 3 ईयर्स इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 42, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। यहाँ पे देखिए कुछ कोड्स यहाँ पे, मतलब एक सीरीज दिया गया, इन सीरीज में यहाँ पर कुछ मिसिंग टर्म्स हैं। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी या फिर इसमें से कौन सा विकल्प यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये अगर आप देखेंगे तो कोडिंग का एक प्रश्न है। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए मंथ्स का नाम लिखा गया, जे फॉर जनवरी, एफ फॉर फेब्रुवरी, एम मतलब मार्च, ए फॉर अप्रैल। अब यहाँ पर क्या है कि ये 3 खाली है, रिक्त है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। तो यहाँ पर देखेंगे एम जे जे ये भरा जाएगा, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 43, मतलब आज की क्लास का तीसरा प्रश्न यहाँ दिया। यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है तो ए बी से किस तरह संबंधित है? यही प्रश्न इंग्लिश में इस प्रकार दिया है, इफ बी सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, हाउ द ए इज रिलेटेड टू बी। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बी कहता है कि उसकी माँ, मतलब जो बी है, यहाँ पर बी है, जो बी की माँ है, ये बी की माँ हो गई। माँ के लिए हम लोगों ने सर्कल बनाया है ना, माँ हो गई। ए के माँ की इकलौती पुत्री है, तो देखिए ये क्या है ना, ए के माँ की इकलौती पुत्री, इसका मतलब पता है ये ए की बहन हो जाएगी। ये ए है, ए की बहन हो गई। अब ये इकलौती पुत्री मतलब ये क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए की माँ आ गई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन क्या होगा। देखिए जो ए है ये इसकी माँ का भाई, और माँ का भाई क्या होता है, मामा होते हैं, तो अंकल हो जाएगा। यहाँ से विकल्प ए सही बनेगा, या फिर आप इसको मामा बोल सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 44। इसमें दिया है इन अ सर्टेन कोड पेन इज रिटन एज 31 और PAR मतलब पर इज रिटन एज 35, देन इन दिस कोड पैट इज रिटन एज। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पेन है ना, पेन को क्या लिखा जा रहा है, आप इसको यहाँ पे PAN है तो आप इसको मतलब पैन बोल सकते हैं, फिर पान, जो भी आपको बोलना है। PAN को 31 लिखा गया, PAR को 35 लिखा गया, तो आपको बताना है कि PAT को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। अगर आप प्लेस वैल्यू देखेंगे तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और एन की प्लेस वैल्यू है 14। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 31। यहाँ पर प्लेस वैल्यू का सम दिया गया। इसी तरीके से पी की प्लेस वैल्यू फिर से 16 हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35। तो यहाँ पर देखिए ये सही सीक्वेंस है। तो इसी तरीके से जब PAT की बात करेंगे 16, एक 17 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। 17 में 20 को जोड़ेंगे तो 37, 37 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 45 या फिर आज के क्लास का 5वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रम सही है। आपको ये अरेंज बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही होगा, मतलब इसका ऑर्डर देखना है। देखिए दिया है पचाना, चबाना, पकाना, है ना, ये पकाना होगा। तो देखिए यहाँ पे पचाने की बात पहले की गई है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी चीज को पकाएंगे, पकाने के बाद फिर आप उसको चबाएंगे और चबाने के बाद उसका पाचन होगा। तो इस तरीके से विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। और इंग्लिश में ये हो जाएगा कुकिंग, है ना, इसके बाद मैस्टिकेशन एंड डाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 46। यहाँ पर क्या दिए, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए जो प्लस है ना इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, माइनस मीन्स डिवीजन, माइनस का मतलब है डिवीजन, और मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस एंड डिवीजन मीन्स प्लस, है ना। तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू बताना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो इसका मीन है उसको रख देना है। देखिए 4 डिवीजन जो है, डिवीजन का मीन क्या होता है, डिवीजन का मीन है प्लस, तो आप प्लस रखेंगे। 8 यहाँ पर फिर आगे माइनस, माइनस का मीन है डिवीजन, तो डिवीजन रखेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन का मीन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का मीन है माइनस, है ना, तो माइनस रखेंगे 2, और फिर प्लस जो है, प्लस का मीन है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले डिवीजन होगा, है ना, बॉडमास का रूल सबको पता है। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4, है ना, तो 4 प्लस 4 माइनस 2 और गुणे 4, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, है ना, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 आपका ये माइनस में रहेगा, 8 माइनस में और यहाँ पर 8 प्लस में, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा 0, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। यहाँ पर दिया है कमला रवि की पत्नी नहीं है, है ना, प्रेमलता रवि की माँ है, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब ये कथन होगा जो बिल्कुल सही होगा। दिया इसमें जो कमला है, कमला रवि की पत्नी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए प्रेमलता रवि की माँ है, तो जहां से सेट हो रहा है उसको बनाते हैं। जो प्रेमलता है, देखिए प्रेमलता PR लिखते हैं इसके लिए, है ना, माँ है, ये किसकी माँ है, ये रवि की माँ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फैमिली ट्री बना दिया। आगे है सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। देखिए जो सीता है ना, प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, इसका मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से सीता क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया कि जो कमला है रवि की पत्नी नहीं, मतलब कमला का कोई जिक्र अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो पुत्र वधू है कौन है, ये सीता है। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि कमला सीता की बहन है। अब देखिए एकदम क्लियर तो नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे बताया ही नहीं गया है ना, ये नहीं होगा। प्रेमलता कमला की माँ है। अब देखिए प्रेमलता जो है ये कमला की माँ है। अब यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि कमला क्या कौन है इसका जिक्र ही नहीं किया गया। सीता रवि की पत्नी, देखिए यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो सीता रवि की पत्नी है, यही क्लियर हो रहा है। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं क्योंकि कमला रवि की पत्नी नहीं है, बस ये बताया गया था। इसके अतिरिक्त कमला कौन है कौन नहीं है इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो इस वजह से कमला के संबंध में जितनी चीजें कही जाएंगी आप उसमें कोई भी सटीक तर्क नहीं दे सकते, कुछ भी एकदम क्लियर रिश्ता नहीं बता सकते कि कौन सा सही होगा। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कमला का जिक्र ही नहीं किया गया। सिर्फ इतना पता है कि रवि की पत्नी नहीं है और कौन है हमें नहीं पता है। तो इसी वजह से जो सही है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है कि आधार वाक्यों के दिए गए समूह में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। मतलब आप यहां पर देखिए कुछ कथन दिए गए, अब आपको इस कथन का निष्कर्ष दिया, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, है ना, कुछ सिपाही कायर होते हैं। ठीक, इसी को इंग्लिश में देखेंगे नो हीरो इज क्वार्ड सम सोल्जर्स आर क्वार्ड। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी हीरो हैं, यहाँ पे हीरो हैं, कोई भी हीरो ऐसा नहीं है कि जो क्वार्ड है, मतलब जो कायर है, कोई भी हीरो कायर नहीं, इनका कोई रिलेशन नहीं। आगे बोला जा रहा है सम सोल्जर्स आर क्वार्ड्स, मतलब कुछ सोल्जर्स जो है ना ये क्या है, क्वार्ड है। ये आपने इसका वेन डायग्राम डिजाइन कर लिया। अब वेन डायग्राम डिजाइन कर लिया, अब देखते हैं कंक्लूजन में कौन सा सही फिट होगा। देखिए नो सोल्जर्स इज क्वार्ड, अब ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी सोल्जर क्वार्ड नहीं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सोल्जर्स का कुछ दायरा क्वार्ड है, तो इस वजह से ये इसका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ऑल सोल्जर्स आर हीरो, अब देखिए ऑल सोल्जर्स, अभी सभी की बात करेंगे ना, तो ये वाला
जो दायरा है ये यहाँ पे जो क्वाड में आ रहा है, तो ये हीरो नहीं हो सकते क्योंकि हीरो कभी क्वाड होगा ही नहीं, है ना। आगे सम सोल्जर्स आर नॉट हीरो। अब देखिए ये बोल रहा है ना कि सम सोल्जर्स मतलब जो कुछ सोल्जर्स हैं वो कभी हीरो नहीं होंगे। सही बात है। देखिए यहाँ पे क्वाड के अंदर जो सोल्जर्स आ रहे हैं ये हीरो के दायरे में नहीं जा सकते, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा। आगे दिया सम सोल्जर्स आर हीरो, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है हीरो के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द, यहाँ पे मतलब ये इसमें से आपको ये बताना है कि जो ये चार विकल्प है इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है। देखिए बाहर पेंटागन है, अंदर भी पेंटागन है, बाहर सर्कल है, अंदर भी सर्कल है, यहाँ पर बाहर एक रेक्टेंगल है, अंदर भी रेक्टेंगल है, तो तीनों में समानता है। लेकिन सी को देखिए बाहर ट्रायंगल है लेकिन अंदर एक रेक्टेंगल है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जो डिफरेंट है सबसे ये विकल्प सी है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, इसमें क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट, मतलब इन आर्गुमेंट्स पे आपको विचार करना है। क्या दिया है, ऑल पोएट्स आर, यहाँ पे लिखा है एल्डर्स, मतलब जितने भी कवि है ना सब आलसी होते हैं, है ना। अब भाई सभी कवि आलसी होंगे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता सभी कवि आलसी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ठीक, आगे नो पोएट्स आर एल्डर्स, मतलब कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो आलसी नहीं, ये भी तो नहीं कह सकते। हो सकता है भाई कुछ कवि ऐसे हो जो आलसी हो, तो न तो एक तर्क फॉलो कर रहा है न ही दो कर रहा है, तो इसीलिए आप इसका उत्तर देंगे विकल्प सी। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी फॉल्स, क्योंकि दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51, इसमें क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम कनेक्शन एज द बिटवीन जी जे एंड यू क्यू क्यू यू। आपको ये बताना है कि जी जे इसके अतिरिक्त है क्यू यू, इन दोनों में जो रिलेशन है इसी प्रकार का कौन सा रिलेशन इन विकल्पों में, मतलब किन विकल्प में ऐसा रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। जी की प्लेस वैल्यू है 7, जे की प्लेस वैल्यू है 10, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17 और यू की प्लेस वैल्यू है 21। देखिए यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 4 का गैप है, तो देखते हैं इस ऐसा गैप कहां पर मिल रहा है। बी सी ये फॉलो नहीं होगा, ए बी ये भी फॉलो नहीं होगा, डी एच डी की प्लेस वैल्यू 4, एच की प्लेस वैल्यू 8 ये भी फॉलो नहीं होगा। तो सीधी सी बात, जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गए तो आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52, which number will come next in the series, in the following series। इस फॉलोइंग सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा। सीरीज देखिए क्या चल रहा है, 5, 16, 51 और 158। आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होने वाली। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 5 से 16 है ना, फिर 16 से 51, 51 से 158, क्या पैटर्न चल रहा है, 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 और 1 16। ठीक, आगे देखिए 16 गुणे 3, 16 3 48, 48 और 3 51, 51 गुणे 3, अब 51 गुणे 3 अगर आप करेंगे तो 153 हो जाएगा प्लस 5। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन तो सेम नंबर से हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि जो जोड़ा जा रहा है, जो एडिशन हो रहा है वो आगे नंबर से बढ़ता जा रहा है, ऑड नंबर। ठीक, तो इसी तरीके से 158 में आप 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और इसके बाद 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 450 और 24 है ना, 474 हो जाएगा। 474 में आप 7 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये 5 है तो 5 के बाद 7 ऐड होगा, 7 ऐड होगा तो 481, ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मतलब दिक्कत इसलिए क्योंकि जो जोड़ने का सीक्वेंस मेरा है, मतलब जो मैंने सीखा है अभी तक अप्लाई करते हैं ज्यादातर, वो हम इस तरीके से करते हैं। जैसे 158 लिखा है ना, तो ये मेरा सीक्वेंस गुणा करने कुछ इस प्रकार से 3 से गुणा कराना है, तो इसको ऐसे हम तोड़ के करते हैं। जैसे ये 15 हो गया तो 15 को 150 माइंड में रखेंगे तो ये 450 हो जाएगा, और 8 3 24। इस पैटर्न पे हम तेज कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। और बाकी इसमें मैंने ये पैटर्न मतलब अप्लाई करने के लिए सोचा कि जो इस हिसाब से चलता है, जैसे 8 3 24 इस वाले पैटर्न में, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हुआ। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट 53 नंबर का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब कौन सा ऐसा है कि जो सबसे अलग है, अब ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा कौन सा अलग हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो प्लेस वैल्यू आपको सबसे पहले लिखना है। डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एच की प्लेस वैल्यू 8। ठीक, इसी तरीके से दूसरे की बात करेंगे। देखिए
यहाँ पे अब ये के की बात करेंगे तो के की प्लेस वैल्यू कितनी है, के की प्लेस वैल्यू है 11, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, एम की प्लेस वैल्यू 13 और ओ की प्लेस वैल्यू है 15। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक अगर स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वी की प्लेस वैल्यू 22। देखिए यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। जब 3 में 2 2 का गैप है तो इसके बाद इसका मतलब कि यही आपका क्या होगा, अलग उत्तर होगा। ऐसे भी देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20 है ना, और फिर डब्ल्यू की बात करेंगे तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 हो जाती है, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है 54 नंबर का। इफ द फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज सैटरडे, मतलब जो चौथा दिन है सैटरडे, विच डे विल बी द 5 डे बिफोर 26 ऑफ दिस मंथ। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो चौथा दिन है ना, चौथा दिन सैटरडे है, तो आपको बताना है कि 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए अभी ये देखिए 26वां दिन है, 26 डे है ना, इससे 5 दिन पहले अगर आप आएंगे तो आपको 21वां दिन मिलेगा, 21वां दिन मिलेगा। अब क्या बोला जा रहा है कि चौथा दिन कौन सा है, चौथा दिन सैटरडे। चौथा दिन अगर सैटरडे है तो 21वें दिन तक जाने के लिए आपको 17 दिन का सफर तय करना पड़ेगा। 17 दिन में 7 दिन की 2 साइक्लिसिटी चलेगी और आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब 3 ऑड डेज है तो सैटरडे में 3 ऐड कर दीजिएगा, सैटरडे में 3 जैसे ही ऐड करेंगे आपको ट्यूसडे मिल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। अब यहाँ पे इन कोड के बेसिस पे आपको इस सीक्वेंस को पूरा करना है। अभी आपने पहले एक प्रश्न देखा था वो मंथ्स पर आधारित था, मतलब उसमें महीनों का नाम लिखा गया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से। ये डेज का कोड है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, FSS। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56। देखिए 56 में क्या दिया कि 2 अमेरिकन्स आर गोइंग, वन इज फादर ऑफ द सन ऑफ द अदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। देखिए इसका हिंदी प्रश्न, हिंदी वर्जन ये, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है ना। प्रश्न को समझिएगा, एक जो है ना मतलब 2 अमेरिकी है, एक क्या है, दूसरे के बेटे का पिता है। समझिए एक जो है मतलब मान लीजिएगा एक है, ये दूसरा है दूसरे के बेटे का पिता। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, एक फादर हो जाएगा, एक सन हो जाएगा। इस बात को देखो कितना अच्छे तरीके से घुमा के लिखा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मतलब विकल्प ए इसका आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57 क्या दिया है यहाँ पे। देखिए रीजन और यहाँ पे रीजन असर्शन वाला प्रश्न है। असर्शन ये दिया है एजुकेशन इज मस्ट फॉर सक्सेस। ठीक, मतलब यहाँ पे ये कथन दिया गया कि एजुकेशन जो है मतलब जो शिक्षा है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, सफलता के लिए। इसका रीजन क्या दिया, एजुकेशन इज की टू सक्सेस। जो एजुकेशन मतलब शिक्षा है सफलता की कुंजी है। भाई देखिए सफलता के लिए एजुकेशन चाहिए, ये जरूरी है, और जो एजुकेशन है सफलता की कुंजी है, ये भी मतलब इसका सही कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। हिंदी में देखिए क्या दे, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, सही है ना, शिक्षा सफलता की कुंजी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की एकदम सही सही व्याख्या करता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58 है ना। 58 नंबर में क्या दिया, द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 11 विल एग्जिस्ट बिटवीन 7 and। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 3 और 11 के बीच में जो संबंध है ना, उसी प्रकार का संबंध 7 और किस संख्या के साथ होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी मिलते हैं तो आपको इसे हमेशा ऑप्शन के तरीके मतलब ऑप्शन के साथ देखना होता है। देखिए यहाँ पे 3 से 11 किस प्रकार आया है, 3 का स्क्वायर किया गया 9 और इसमें 2 जोड़ा गया। ठीक, इसी तरीके से अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट 59। इसमें क्या दिया, देखिए ये भी एक कोडिंग का प्रश्न है। इन अ कोड इफ, देखिए 41 - 32 मतलब 41 - 32 इज 55 है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोड दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए समझिए इसमें क्या चल रहा है, पहले 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 पहली डिजिट लिखी गई, फिर 4 और 1 5 इसको भी लिखा गया। इस तरीके से देखिए 4 3 7, 7 को पहले लिखा गया और यहाँ पे 4 2 6 को पीछे लिखा गया, 3 1 4 को पहले लिखा गया, 5 और 3 8 को बाद में लिखा गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और 3 और 3 हो जाएगा 6, 46 इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ मैन
to her husband, a woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to this man? है ना। देखिए हिंदी में इस प्रश्न को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, इस प्रश्न को हिंदी में ऐसे लिखा है, एक पुरुष का अपने पति से परिचित, यहाँ पे नहीं परिचय होगा, कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। देखिए जब कभी भी ऐसे इंट्रोड्यूसिंग वाले प्रश्न रहे तो इसमें आपको ये मान लेना है कि आप खुद बोल रहे हैं, ठीक। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, एक स्त्री ने अपने पति से परिचय करा रही, क्या, अब देखिए परिचय कराते समय क्या बोल रही है कि उसके भाई के पिता, देखिए जिसका परिचय, मान लीजिए इसका परिचय कराया जा रहा है ना, इसका परिचय कराया जा रहा है, इसके भाई है ना के पिता, ठीक, पिता मेरे बाबा। अब मेरे बाबा का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान के चलिए अगर हम है तो मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक, ये मेरे बाबा के इकलौते, ये मेरे दादा हैं, ये इनके पुत्र हैं, है ना, और ये इनके भाई के पिता हैं। तो स्त्री से इसका रिलेशन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे फिर से कहानी समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो आदमी है, देखिए ये परिचय कराया जा रहा है इसका, इसके भाई का पिता, ठीक, इसके भाई का पिता। अब बाबा की बात हो रही है ना, बाबा का मतलब कि महिला भी कहां पर आएगी, यहीं पर आएगी। तो यहाँ पे जिसका परिचय कराया जा रहा है वो क्या हो जाएगी, महिला, इसके लिए बहन का काम करेगी। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टर। तो देखिए आज के 20 प्रश्न रहे, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाते। और आपको पता है कि पीसीएस के एग्जाम में सी सेट की क्या भूमिका होती है, तो सी सेट को कंप्लीट तरीके से तैयार करने के लिए सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।